Hello students, so today in this lecture we will talk about the vector form of Coulomb's law. इससे पहले आप डिटेल में Coulomb's law के बारे में पढ़ चुके हो. बेसिकली क्या होता है, Coulomb's law tells about the electrostatic force of attraction और repulsion between the two point charges. So वहाँ पर हमने ये electrostatic force of attraction and repulsion थी वो तो पढ़ ली थी, बट यहाँ पर इस लेक्चर में we will talk about its vector form because you all know that फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. आपकी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी कैसे है कि फोर्स की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है. तो क्योंकि कूलम्स लॉ जो आपका है वो फोर्स के बारे में बताता है और फोर्स सिंस आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो. सो वी कैन राइट वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलम्स लॉ और यही टॉपिक आज आपको पढ़ना है. सो सबसे पहले हमने क्या कर दिया है, हमने 2 पॉइंट चार्जेस ले लिए बिकॉज आपको पता है कूलम्स लॉ क्या होता है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताता है. तो Q1 एंड Q2 है और लेट इट बी लेट Q1 एंड Q2 आर सेम चार्जेस. और हमने क्या मान लिया कि Q1 एंड जो Q2 है वो सेम चार्जेस है. इट कैन बी पॉजिटिव पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. क्योंकि और आपको पता है सेम चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल करते हैं आपस में. तो आपको यहाँ Q1 एंड Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगी, जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो कहाँ होगी, वो आउटवर्ड में होगी. क्योंकि Q1 एंड Q2 अगर सेम है तो आपस में क्या है, रिपल्शन करेंगे. तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स इधर को लग जाएगी, ये रिपल्सिव फोर्स आपकी इधर को लग जाएगी और यहाँ पे ये रिपल्सिव फोर्स कहाँ लगेगी, इधर को लग जाएगी. यानी कि आउटवर्ड में इन दोनों की रिपल्सिव फोर्स लग जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ कौन सी फोर्स होगी ये देखो. अब फोर्स क्या लिखनी है, किस पर फोर्स लग रही है, Q1 चार्ज पर फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ 2. तो आप इस जो फोर्स है इसको क्या लिखोगे, F12. देखो अब इस F12 का मतलब क्या होता है, जो चीज़ पहले लिखी होती है फोर्स उस पर लग रही होती है, जो बाद में लिखी होती है उसकी वजह से लग रही होती है. यानी कि F12 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2. और उसी तरह से इस Q2 चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो कितनी हो जाएगी, F21. क्यों, बिकॉज यहाँ पर फोर्स जो है वो 2 सेकेंड चार्ज पे लग रही है ड्यू टू चार्ज 1. तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरह से इसमें रिपल्सिव फोर्सेस आ गई. तो यहाँ पर इसके अलावा हम और चीज़ क्या करने लगे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो हमने यहाँ पर क्या लिया, सपोज ओरिजिन ले लिया. ओरिजिन से Q1 का जो पोजीशन है वो कितनी है वो आप डिनोट करोगे. लेट अस सपोज 1 है तो आपने R1 वेक्टर से डिनोट कर दिया. अब R1 वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1. पोजीशन वेक्टर का मतलब ये हो गया ना कि आपने ओरिजिन से Q1 की पोजीशन बता दी कि ओरिजिन से आपका Q1 है कहाँ पर. तो ये R1 इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 फ्रॉम द ओरिजिन, यही यहाँ पर भी लिखा है. और यहाँ पर ओरिजिन से Q2 जो है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, जो पोजीशन बताएगा वो R2 वेक्टर है. तो ये R2 क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 फ्रॉम द ओरिजिन. क्योंकि हम वेक्टर की तरफ जा रहे हैं, वेक्टर फॉर्म की तरफ जा रहे हैं, तो नेचुरली आपके पास बहुत सारे वेक्टर फॉर्म में आएंगे, वेक्टर्स की क्वांटिटीज़ आएगी. सो पोजीशन वेक्टर बता दी और इनकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, वो इस तरफ को है. ओके, नाउ इन दोनों के बीच में क्या है, अब 2 तरह के आपके पास डिस्प्लेसमेंट्स आएंगे. अब एक डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, इधर से देखो 1 से लेके जब आप 2 की तरफ जाओगे तो एक नया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका इंट्रोड्यूस होता है. 1 से आप 2 में जा रहे हो तो आपका 1 और 2 लिखोगे. जहाँ से आप जा रहे हो वो पहले आएगा. देखो यहाँ से इधर को जा रहे हो तो ये वाला साइन इधर को आपने एरो ले लिया और 1 से आप 2 में जा रहे हो तो R12 आ गया. अब एक और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा कि अगर आप Q2 से Q1 में जाते हो, मतलब इस डायरेक्शन में जाते हो, तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इन दोनों के बीच में वो कहाँ से होगा, जहाँ से आपने शुरुआत करी है. यानी कि 2 से 1 जा रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 हो जाएगा. तो ये पोजीशन वेक्टर है 2 और ये क्या है, ये आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो कि आगे भी यूज़ होंगे. तो अगेन यही बताया गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 2 का क्या मतलब है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 से 2 की तरफ जा रहा हो. और आपका R21 क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम 2 to 1, जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 से 1 की तरफ जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली. तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है, F21 क्या होता है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1. और F12 का क्या मतलब होता है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2.
नाउ इसमें एक और चीज़ आती है, आप आगे देखोगे, क्योंकि पूरी डेरिवेशन करवाने से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहती हूँ सो दैट बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब आगे आप देखोगे, आगे यूनिट वेक्टर का भी रोल होता है। देखो बच्चों, जो यूनिट वेक्टर होता है उसकी नोटेशन होती है आर और उसके ऊपर ये कैप जैसी लगाई होती है, और यहाँ पर जो वेक्टर होता है, सिंपली जो वेक्टर होता है, नॉट यूनिट वेक्टर, वो क्या होता है, उस पर सिर्फ ये वेक्टर लगा होता है। अब जो यूनिट वेक्टर होता है उसका क्या काम होता है, यूनिट वेक्टर किससे, हर एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर सिंपली क्या होता है, जिसका जब मैग्नीट्यूड आप देखते हो, मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिट वेक्टर का यूनिट ही रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं, ये जो कैप वाले, ये हमेशा डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे भी पढ़ेंगे। और यूनिट वेक्टर के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए पहले ही, कि आपका यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन बताता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसका 1 हो गया, मैग्नीट्यूड का तो काम नहीं है, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। और इसका फॉर्मूला होता है, सपोज आर का अगर आपने यूनिट वेक्टर लिखना है तो वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, आर का जो ओरिजिनल वेक्टर होगा वो डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड अगर आप करते हो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। सो इसी को देखते हुए सिमिलरली आप कैसे यूनिट वेक्टर और निकाल सकते हो। सपोज आपने R21 का यूनिट वेक्टर निकाला, ध्यान से देखना, ये वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि मैंने ये कैप लगा दी। तो आप क्या करोगे, जो भी वट एवर इज़ द वेक्टर हेयर, आप क्या करते हो, हमेशा इसका आप वेक्टर लोगे, R21 का सिंपली यहाँ पर वेक्टर लिखोगे डिवाइडेड बाय, और उसी जो वेक्टर है उसी का आप मैग्नीट्यूड लिखते हो इस तरह से। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर आपने R12 का अगर आपने यूनिट वेक्टर निकालना है तो भी वही हो जाएगा सिमिलरली, यानी कि आपको ये यूनिट वेक्टर पता होने चाहिए, या आपको आगे काम आते हैं। और एक और बात आपको जो पता होनी चाहिए, अब आपने जो R12 एंड R21 है वो तो कर लिया, बट यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R12 एंड R21, उसकी वैल्यूज़ निकालना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस R1 एंड R2। ध्यान से देखना, हम क्या चाह रहे हैं कि ये R12 जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स है, इनका कुछ रिलेशन R1 एंड R2 के साथ आए, कि भाई हमें पता तो चले ना कि R12 जो और ये R21 है, इसके इनके साथ क्या रिलेशन होते हैं, ये बेसिकली खुलते कैसे हैं फॉर्मूला में। तो यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ओरिजिन से यहाँ पर, ये ट्रायंगल मैंने नीचे बारी बारी से बनाए हुए हैं। फर्स्टली ये ट्रायंगल बनाया मैंने, तो उसमें अब हम क्या करेंगे, सपोज हमने R12 निकालना है, सपोज हमने R12 अगर निकालना है तो आपको पता होगा कि वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक होता है, कि यानी कि आप वेक्टर को ऐड किस तरह से करते हो, ट्रायंगल की फॉर्म में किस तरह से ऐड करते हो, वो लॉ क्या बताता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, R1 और R2 की डायरेक्शन लूँगी। देखो ध्यान से देखना, R1 और R2 किस डायरेक्शन में है। सपोज अगर ये ऑरिजिन है, यहाँ पे Q1 Q2 चार्जेस है, तो R1 आपका इधर है इस डायरेक्शन में, और R2 आपका इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है। और यहाँ पर ध्यान से देखो, R12 कहाँ है, R12 की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे को है। तो मैं वही सेम सिमिलर डायरेक्शन इधर को बना रही हूँ और यहाँ पर लिख रही हूँ R21, ये आपको समझाने के लिए, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे है। मैंने कुछ नहीं करा, मैं इंटरेस्टेड हूँ R12 की वैल्यूज़ निकालने के लिए इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो एक फॉर्मूला आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो क्या बताता है कि अगर वेक्टर्स आपके कोई कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में हो, जैसे इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ये है, और दूसरे वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या है, आगे को सेम डायरेक्शन में है, तो वो क्या बताता है कि जो थर्ड वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वो उसका रिजल्टेंट आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर आपका ऐसा है, एक वेक्टर सपोज़ ये है आपका, एक वेक्टर आपका ये है, और दूसरे वेक्टर की जो डायरेक्शन है के वेक्टर की, वो सपोज ये है। तो यानी कि वेक्टर लॉ क्या बताता है, कोई वेक्टर्स अगर कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में हो, जैसे ये भी कॉन्टिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस लूप बना रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन में है, तो इन जो वेक्टर्स है उनका सम किसके बराबर होता है, उस थर्ड वेक्टर के जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। तो यानी कि I + J इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू K हो जाएगा, कि जो कॉन्टिन्यूस वेक्टर्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं उन दोनों का सम क्या होता है, तीसरे वेक्टर के इक्वल
इक्वल होता है जो कि उनसे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये बताता है वेक्टर लॉ। तो हमने यहाँ पर वही देखा, यहाँ वाली चीज़ें हमने यहाँ बना दी। तो हमने यहाँ पर देखा कि वेक्टर एडिशन लॉ अगर हम लगाए तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये सेम डायरेक्शन में है, फिर ये भी सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का प्लस आप करोगे, इन दोनों का प्लस करोगे, r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर इज इक्वल टू, उसका सम किसके इक्वल होता है, जो थर्ड वेक्टर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ये आ गया आपका r2 वेक्टर। तो यानी कि इस तरह से ये आया है। तो हम इंटरेस्टेड है इसकी वैल्यू में, तो एक तरफ कर देते हैं, r21 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर। इसमें आपको एक करेक्शन करनी है, यहाँ पर गलती होगी हमसे, यहाँ पर क्या है आपका r12 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, r12 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है, r12 आया ये। तो यानी कि मैं फिर से लिख लेती हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, r1 जो 2 है, अगर उसको आपको खोलना है तो आपका कितना आ जाएगा, r2 माइनस ऑफ r1 वेक्टर, यानी कि इस तरह से ये चीज़ें खुल जाती है। तो अब आप देखो कैसे देख सकते हो, इजी वे क्या होता है बच्चों, क्योंकि आपको पता है r क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, फाइनल माइनस आप इनिशियल करते हो। अगर आप r12 लेके चल रहे हो तो r12 का मतलब क्या है, r12 का क्या मतलब होगा, देखो सिंपली r12 का क्या मतलब होगा, अगर मैं यहाँ पे r12 वेक्टर लिखती हूँ तो यानी कि ये 1 से चला होगा फिर 2 पे पहुँचा होगा सेकंड चार्ज पे, वही मतलब है r12 का। तो अगर हमें इसे खोलना है तो क्या होगा, बिकॉज इट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, किस तरह से आप लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करके लिखते हो आप। तो फाइनल माइनस इनिशियल किस तरह से आप करोगे, फाइनल क्या हो जाएगा, यानी कि 1 से चले 2 पर गए, तो यानी कि फाइनल क्या है आपका 2 माइनस 1, r2 माइनस r1। इस तरह से हमेशा जो भी आपको r पूछा जाए तो फाइनल माइनस इनिशियल खोल के देखा करो। तो ये तो चीज़ आपकी आ गई। तो सेकंड करते हैं, सेकंड हम इंटरेस्टेड है क्या निकालने के लिए, हम r21 निकालने के लिए इंटरेस्टेड है। तो यानी कि अब वही ट्राइंगल में हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, यही वाला ट्राइंगल लेंगे और उसमें ये वाला वेक्टर लेंगे जिसकी डायरेक्शन ऊपर है। तो यानी कि मैं यहाँ पे यही बना देती हूँ, यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल, जैसे आपका ये ऊपर है r21, तो मैंने भी यहाँ पर क्या बना दिया, इसको r जो है r21 जो वेक्टर है उसको ऐसा बना दिया। बाकी आपका r1 वेक्टर तो सेम ही थे और r2 वेक्टर भी आपका सेम था। अगेन इसमें ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। एक्चुअल में आपका क्या हो जाएगा, r2 एंड देखो ध्यान से, r2 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हुआ, r1 वेक्टर अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ। तो क्या हो जाएगा, इसको रीअरेंज करके r21 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r1 वेक्टर माइनस ऑफ r2 वेक्टर। और आप देख सकते हो अगेन ये सेम वही रिलेशन है जो कि हमने वैसे ही बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट वाले में, फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो अगेन आप देख सकते हो r21 का मतलब क्या है कि कोई भी वेक्टर जो ये है 2 से 1 में जा रहा है, तो 2 से 1 में जा रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, फाइनल हुआ 1 और इनिशियल हो गया 2, यानी कि 1 माइनस 2। तो आपको पता होना चाहिए दोनों किस तरह से खुलते हैं। अब आप दोनों को ध्यान से देखो, r12 होता है ये, r21 होता है ये, दोनों में फ़र्क कितना है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है माइनस का। तो यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, हमें ये यहाँ से ये बात पता चली कि जो r12 वेक्टर है वो इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ r21 वेक्टर होगा। यानी कि दोनों जो वेक्टर्स है उसमें किसका फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का फ़र्क है, सिर्फ उसमें माइनस का फ़र्क हो जाएगा। इसीलिए ये बात भी आपको याद रखनी है, आगे भी हम इसका यूज़ करेंगे। इन सारी बातों का ध्यान रख के अब हम फाइनली जो मेन चीज़ है हमारी वो करने लगे हैं। तो मैंने फिर से सो दैट कन्वीनियंस के लिए आपके लिए फिर से वो डायग्राम बना दिया है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे फोर्स थी, ये फोर्स क्या है, 2 पर फोर्स थी बिकॉज ऑफ 1, और यहाँ पर भी फोर्स थी, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, और यहाँ पे जो r थे, यहाँ पर था r1 2 बिकॉज हम 1 से 2 में जा रहे हैं, और यहाँ पर r क्या था 2 से 1 क्योंकि हम 2 से 1 में जा रहे हैं। और यहाँ पर आपके क्या थे, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर r1 था, यहाँ पर भी पोजीशन वेक्टर आपका r2 वेक्टर था। अब क्या होता है देखो, जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो सबसे सिंपलेस्ट वे है इसकी डेरिवेशन, इसकी जो भी कहो आप इसको निकालने का, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है या फिर कई और बुक्स में भी गिवन होगा, उनका मेथड अलग है। देखो ये जो वेक्टर फॉर्म है ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से गिवन है।
तो आप कोई भी कर सकते हो, ये भी पूरी तरह से सही है। मैं रिकमेंड करूँगी आप जो मैं करवा रही हूँ उसी मेथड से आप करो, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको ध्यान से देखना होगा। नाउ एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r12 इज अलोंग द फोर्स F21। आप ध्यान से यहाँ पे देखो, जो आपके पास r12 वेक्टर है, जो ये r12 वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो अलोंग द फोर्स की डायरेक्शन में आपको नज़र आ रहा है। देखो F21 की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ को, नीचे को है, और जो हमारा r12 है उसकी भी डायरेक्शन क्या है, नीचे को है। तो यानी कि अगर फोर्स के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी तो हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, उसी की हेल्प लेंगे ना जो उसी की डायरेक्शन में है। तो यानी कि अभी के लिए ये याद रखो, क्योंकि ये इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स को जब भी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी वो हेल्प सबसे पहले किसकी मांगेगा, r12 की, बिकॉज ये सेम डायरेक्शन में आपके है। उसी तरह से हैंस यूनिट वेक्टर, अब क्या होता है, इसकी ये जो है ये दोनों आपके सेम डायरेक्शन में है, तो फोर्स को अगर आप डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो फोर्स के लिए डायरेक्शन कौन यूज़ करेगा, r12। सो द यूनिट वेक्टर ऑफ r12 कैन बी यूज टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू F21। फोर्स के लिए डायरेक्शन कौन देगा, r12 का यूनिट वेक्टर। अब आप बोलोगे r12 क्यों नहीं डायरेक्शन दे रहा है, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर्स हमेशा डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये वो कैप वाले जो मैंने पहले बताया था आपको। तो यानी कि हम सिंपली देख पा रहे हैं दोनों आपके सेम डायरेक्शन में, तो यानी कि F21 के लिए डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, यूनिट वेक्टर r12। ओके, यहाँ से ये चीज़ पता चल गई। और ऑन द अदर हैंड F12 को देखो, फोर्स 12 जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, और कौन सा वेक्टर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये है वेक्टर r21। यानी कि फोर्स 12 को अगर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी तो कौन डायरेक्शन देगा, r21 डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे सिमिलरली हैंस यूनिट वेक्टर ऑफ r21 विल प्रोवाइड डायरेक्शन टू F12। तो ये आपको बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी थी ये समझनी, यानी कि जो डायरेक्शन अलाइन कर रही है वही यूज़ में आएगी नीचे डेरिवेशन में। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, आपको पता है फोर्स, सपोज हम फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, फोर्स 12 पे निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे वेक्टर लिख लेते हैं क्योंकि अब डायरेक्शन आने वाली है यहाँ पर फोर्स की। तो वो कितना होता है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ कितना है, Q1 इंटू Q2, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय। अब मेन थिंग आती है कि यहाँ पे जो R है, यहाँ पे जो R है वो क्या रहेगा आपका, तो यहाँ पर R क्या रहेगा, देखो फोर्स 1-2 है, तो R वाला जो भी चीज़ें है वो कौन सी यूज़ होने वाली है, ध्यान से देखना। फोर्स की डायरेक्शन इधर है और इस R की भी डायरेक्शन सेम जगह पर है, यानी कि R12 ही हमेशा आपका यूज़ होगा। तो यानी कि जहाँ जहाँ आप R लिखोगे तो इसके केस में R कौन सा यूज़ होने वाला है, इसके केस में R21 यूज़ होने वाला है। तो आपने R21 लिख लिया और यहाँ पे क्या है, इसका मॉड्यूलस आप लिखोगे, और नीचे क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब आप लिखते थे तो R का स्क्वायर होता था, तो फोर्स इसके लिए R ये वाला यूज़ होगा। इतना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने कूलम्स लॉ में बेसिक पहले किया था। नाउ बिकॉज इसमें ये तो पूरा मैग्नीट्यूड सा है, बट इसमें डायरेक्शन कहाँ है, अब डायरेक्शन नहीं है इसमें, तो हमें डायरेक्शन खुद हम इंट्रोड्यूस करते हैं। बच्चों इंट्रोड्यूस हम क्यों इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर जो कि बड़े ही काम का है, यूनिट वेक्टर आर कैप, क्योंकि आर कैप हमेशा डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर का काम ही बच्चों डायरेक्शन देना है, तो फोर्स को डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा आर वेक्टर, आर कैप। तो ये आर कैप कौन सी होगी, ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पे आर जो हो यहाँ पर होगा वही आर आपका यहाँ पर होगा, दैट मीन्स आर जो यूनिट वेक्टर है वो आपका 2-1 वाला है। वैसे भी आप यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी हमने बोला था F12 के साथ आपका यूनिट वेक्टर 2-1 यूज़ होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, क्योंकि बच्चे इसकी डायरेक्शन भी वही है, इसकी डायरेक्शन भी वही है, तो अगर फोर्स की डायरेक्शन बतानी है तो बेटर है कि हम इसी की डायरेक्शन बता दें, क्योंकि सेम ही डायरेक्शन है वो। तो यहाँ पर आपका ये पूरा टोटल हो गया वेक्टर के साथ। अब क्या है, अब इसको इलैबोरेट करने की बारी है। आपके पास क्या है, जो एनसीईआरटी में है वो यहाँ तक है, और उन्होंने क्या किया है, इनको 2-1 को 1-2 किया है, वो भी बिल्कुल ठीक है और ये वाली चीज़ भी बिल्कुल ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, सिर्फ नेम को उन्होंने चेंज किया, रेफरेंस के लिए नाम को उन्होंने उल्टा फुल्टा कर दिया है। तो यानी कि एक ही चीज़ को पकड़ के चलो, जो भी करनी है तो इस अकॉर्डिंग मैं सजेस्ट करूँगी आप इसी अकॉर्डिंग करो, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि ये वाली चीज़ हर बुक में बहुत
बहुत कंफ्यूजिंग तरह से दी हुई है। सो नाउ क्या हो जाएगा, फर्दर हमें पता है, फर्दर हमें ये चीज़ भी पता है यहाँ पे जो ये यूनिट वेक्टर होता है, आर जो ये यूनिट वेक्टर है उसको कैसे हम खोल सकते हैं। हम क्या लिखते हैं, पहले मैंने करवाया था कि ये जो वेक्टर होता है और उसका मैग्नीट्यूड आप इस तरह से खोल सकते हो। हमेशा यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, उसका वेक्टर, और डिवाइड में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड। इस तरह से आप इस तरह इसको खोल सकते हो। तो हम बस वही करने लगे, इसी को खोल रहे हैं। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये यहाँ पे Q1 इंटू Q2 मैं पूरे में ही मॉड्यूलस लगा लेती हूँ, और यहाँ पर R21 का मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, R21 अगेन वेक्टर, यहाँ पर कोई ये मॉड्यूलस नहीं है, अगेन वेक्टर है, और यहाँ पे R21 का आपका मॉड्यूलस है। तो आप देख सकते हो R21 सेम चीज़ें हैं, तो ये कंबाइन आपकी यहाँ पर हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, कंबाइन से F12, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 इंटू Q2 और मॉड्यूलस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, स्क्वायर है और यहाँ पे एक और पावर है, तो आप R21 का होल क्यूब लिखोगे, और यहाँ पे इंटू में R21 वेक्टर को लिखोगे, R21 वेक्टर लिखोगे। तो ये एक और रिप्रेजेंटेशन है, बस बाकी कुछ नहीं है, हमने ज़्यादा डिटेल में इसको खोल दिया है। तो यानी कि आप फोर्स देख सकते हो ऑन वन ड्यू टू सेकेंड चार्ज कैसी लगेगी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये फॉर्म भी है। अब इसके अलावा और एक एलैबोरेटेड फॉर्म अगर आपको करनी है तो वो कौन सी है, बस आप ये करो कि इसमें जो R21 है उसको जस्ट खोल दो, बस ये कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा आप। F12 जो होगा इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R21। देखो R21 को आप क्या खोल सकते हो, मैंने आपको बोला था R इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, और अगर R21 लिखा है तो आप कैसे खोलोगे, उल्टा R1 माइनस R2 खोलोगे। तो यानी कि इसका कितना बन गया आपका, जब ये खोलने लगे आप, तो यहाँ पे R1 लिखोगे माइनस R2 वेक्टर्स लिखोगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका होल क्यूब है। आ गया समझ, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसमें फाइनल माइनस इनिशियल खुलता है। तो यानी कि R1 जो पीछे है उसको पहले लिखोगे, R1 माइनस R2 रेज टू द पावर क्यूब इसका रहेगा। और इसको भी वेक्टर को कैसे खोल सकते हो, R21 है तो R कैसे खोलोगे आप, R पीछे जो है R1 वेक्टर माइनस ऑफ R2 वेक्टर। अब इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, ये मॉड्यूलस में है और ये सिंपली वेक्टर में, तो यहाँ पे हम आप सिंपली क्या लगाओगे, सिर्फ ब्रैकेट लगाओगे। तो अगेन आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपकी जो फॉर्म है ये भी आपकी इलैबोरेटेड फॉर्म है वेक्टर फॉर्म की, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ की बहुत इलैबोरेटेड फॉर्म है, जिसमें हमने कि R भी खोल दिया है। ये भी आप कर सकते हो, फिर इससे ज़्यादा इलैबोरेटेड है, फिर ये है। तो ये फोर्स किस पर होगी, 1 चार्ज पे होगी ड्यू टू 2। अब हम करते हैं फोर्स ऑन, हम ये भी देख लेते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 भी हम देख लेते हैं। ऑल्सो हम ये वाली चीज़ भी देख लेते हैं, इसका क्या होगा। तो सिमिलरली वही बात है कि सिमिलरली आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए F21 कितनी हो जाएगी, इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस तो सेम रहेंगे, Q1 इंटू Q2 ही रहेगा चार्जेस, क्योंकि सेम है, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय, अब मेन फंडा क्या आता है, मेन फंडा आपके R का आता है कि R कौन सा आएगा। तो अगेन ध्यान से देखना, F21 की आपको डायरेक्शन देखनी है। F21 की डायरेक्शन में कौन है, F21 नीचे को जा रहा है, और नीचे को कौन जा रहा है, नीचे को R12 जा रहा है, यानी कि जो R यूज़ होगी इसमें डिस्प्लेसमेंट वो 1-2 वाली यूज़ होगी। इसलिए आपने R कौन सा लिखा, R आपने 1-2 वाला लिखा यहाँ पर, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगेन सिमिलरली आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ तक निकल गया, तो अगर F12 इतना है तो F21 कितना हो जाएगा, जस्ट आपको स्विच करनी होगी चीज़ें, जैसे 2-1 है तो आपने यहाँ पे 1-2 लिख लिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें भी क्यूब आ जाएगा, इंटू यहाँ पे अगर R21 है यहाँ पर कितना आ जाएगा, R12 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये वाली आपकी इक्वेशन बन गई फॉर द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। नाउ इसकी जो एक्सटेंडेड फॉर्म है, और एक्सटेंडेड फॉर्म है वो भी कैसे आ जाएगी, F21 पे फोर्स कितनी आ जाएगी, इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर बच्चों R12 कैसे खोलोगे आप,
फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा क्यूब, और यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट्स में कितना हो जाएगा R2 माइनस ऑफ R1 वेक्टर। तो यानी कि आप देख सकते हो कि आपके पास ये दो चीज़ें हैं, दो फॉर्म्स है जो कि आपके पास मिल गई है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, यानी कि उसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में आपने देख लिया। तो ये आपकी इलेबोरेटेड फॉर्म है। दोनों आप फोर्सेस यहाँ से देख सकते हो, ज़्यादातर दोनों आपकी यही वाली है चारों, एक ये है या फिर ये कर सकते हो या फिर ये कर सकते, दोनों में से कोई एक कर सकते हो, यानी कि फोर्स अब आपने निकाल चुके हो। तो ये यहाँ पे F21 आपको पता है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, और हम यहाँ पे सपोज ये कंसीडर कर देते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ पर कंसीडर करते हैं ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमें एक रिलेशन और फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको फर्स्ट ये ले ली, सेकंड आपने ये ले ली। अब सेकंड इक्वेशन में आप R12 की वैल्यू कुछ और लिखोगे, तो पहले मैं क्या करती हूँ 1 और 2 इक्वेशन जो है उनको पहले दोबारा से लिख लेती हूँ। नाउ हमने अब क्या किया, रीराइट कर लिए। फर्स्ट इक्वेशन जो पीछे आई थी और सेकंड इक्वेशन आई थी वो हमने रीराइट कर ली। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये F12 है, ये F21 है, दोनों फोर्सेस आपके सामने नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, R का डिफरेंस है, और ये R21 है, ये R12 है। नाउ वी नो वेरी वेल, अभी आपको करवाया था, वी नो दैट ऑल्सो, हम लिख सकते हैं कि जो R12 होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस ऑफ R21। यहाँ पर दोनों में कितना फ़र्क होता है, सिर्फ माइनस का फ़र्क होता है। अगर हम ऐसा करें कि R12 की जगह अगर आप क्या कर दो, माइनस ऑफ R21 कर लो, यानी कि इसकी जगह हम पुट करने लगे हैं ये वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में अगर ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान से देखो, अगर आप ये यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास, चलिए मैं लिख ही लेती हूँ यहाँ पर, तो F21 यहाँ पर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R, यहाँ पर कितना है आपका R12 है, तो इसका क्या करेंगे, R12 का क्या करना था आपको, R21 करना था, तो R21 यहाँ पर कर दिया, माइनस में आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, क्यूब आ गया। अब आपको पता है यहाँ पे मॉड्यूलस है, तो ये अंदर अगर माइनस में चीज़ आ रही है तो वो बाहर जाके कितनी पॉजिटिव ही हो जाएगी, उसका कोई यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे R1 जो 2 है उसकी जगह आप क्या लिख रहे हो, आप यहाँ पे लिख रहे हो माइनस ऑफ R21, तो यानी कि इसका तो यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये कितना आ गया F21, और यहाँ से आप देख पाओगे कि ये माइनस अगर आगे आ जाएगा तो ये जो पूरी चीज़ बनेगी, ये कौन सी इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन बनती हुई देखी जा सकती है। देखो R21 है, R21 है, यहाँ पे भी R21 का क्यूब है, यहाँ पे भी R21 का क्यूब है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। तो अगर हम माइनस इसको बाहर ले लें तो बाकी कितना पोर्शन बच गया, बाकी पोर्शन बच गया F12, बाकी वो जो एक्सप्रेशन है वो आपका F12 के बराबर बच गया। तो यानी कि आप सिंपली यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन आया कि फोर्स जो 2-1 है वो इक्वल किसके हैं, नेगेटिव ऑफ फोर्स 1-2, यानी कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। यानी कि हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस है वो कैसी है, वो इक्वल तो है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो यहाँ से हमें यही पता चला, मीन्स फोर्सेस एक्टिंग इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीन्स फोर्सेस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है बीच में, फोर्सेस एक्टिंग इज इक्वल in magnitude but opposite in direction, अब आप सोचोगे कि डायरेक्शन ऑपोजिट कैसे होगी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सपोज़ अगर दो आपकी बॉडीज़ है, अगर सपोज़ वो पॉजिटिव हुई, फॉर एन एग्जांपल पॉजिटिव हुई दोनों, यानी कि सेम हुई, नेगेटिव भी हो सकती थी दोनों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी फोर्स ऑफ जो रिपल्शन है वो किस डायरेक्शन में होनी थी, यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग गई, यहाँ पर भी फोर्स रिपल्शन की लग गई। ऑन द सेम सिनेरियो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है,
तो आपकी यहाँ पे फोर्स कहाँ लगेगी, इनवर्ड्स लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी और वो भी एफ की होगी। यानी कि आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट यहाँ पे डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, एक इधर को डायरेक्शन है, एक बिल्कुल ऑपोजिट में डायरेक्शन है। ऑन द सेम हैंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डायरेक्शन जो है एक आपकी बैकवर्ड को आ रही है, एक फॉरवर्ड को जा रही है। यानी कि चाहे आप चार्जेस जो भी ले लो, जो फोर्सेस होती है वो इक्वल होती है और ऑपोजिट लगती है। तो हम देख सकते हैं 10, हम यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं 10, इसका मतलब जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को भी वेरीफाई कर रहा है, उसको भी फुलफिल कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं 10 कूलम्स लॉ, कूलम्स 10 कूलम्स लॉ agrees with Newton's थर्ड लॉ। यानी कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है सभी को पता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर इस पे ये फोर्स एफ लगा रहा है तो उस पे भी वो जो ये वाला चार्ज है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल ही अमाउंट की फोर्स लगाएगा। तो यानी कि ये आपका यहाँ से प्रूव हो गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और एक और बात, कूलम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इन वैक्यूम। जो ये कूलम्स लॉ था वो वैक्यूम के लिए बताया गया था। इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन मैटर, अगर सपोज वैक्यूम के अलावा कोई मैटर हो उन दो चार्जेस के बीच में, सपोज दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम नहीं है, कोई मैटर है और द इंटरवेनिंग स्पेस हैज मैटर, द सिचुएशन विल गेट कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर। और उसके रिगार्डिंग जो चीज़ें आएगी वो कॉम्प्लिकेटेड आएगी, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास ये है, अभी सिर्फ आपका वैक्यूम का है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कितना समझ आया, क्या नहीं समझ आया। थैंक यू सो मच।